तब हम एक एक चीज को गहराई से समझने वाले हैं ना। एकदम सही। हर एक फिगर को बारीकी से डिकोड करेंगे ताकि एक संपूर्ण समझ बन सके। और शुरुआत में ही मैं श्रोताओं को ये स्पष्ट कर दूं कि स्रोतों में दी गई सीमाओं और भौगोलिक जानकारी को हम पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। ये चर्चा केवल तथ्यों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ उस डेटा पर बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। हाँ, क्योंकि नक्शे आमतौर पर सिर्फ लकीरें लगते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह की रणनीतिक यात्रा है। मतलब ऐसे ऐसे विचित्र तथ्य हैं जो सच में हैरान कर देंगे। देखिए, अगर इस नजरिए से देखा जाए तो नक्शे की चर्चा कभी उबाऊ नहीं हो सकती। जब हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका की बात करते हैं तो ये सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं हैं। ये बताती हैं कि किसी देश का भूगोल उसके इतिहास और संस्कृति को कैसे आकार देता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इन देशों की आज़ादी की टाइमलाइन को देखते हैं। स्रोत में जो राजनीतिक पहचान मैट्रिक्स दिया गया है उसे देखकर मुझे किसी बहुत ही पुराने संयुक्त परिवार की याद आती है। वो कैसे? जैसे कि इस परिवार में सबसे बड़ा भाई भूटान है, जो 1907 में ही स्वतंत्र हो गया था। फिर 1919 में अफगानिस्तान ने अपनी पहचान बनाई और 1947 में भारी दर्द के साथ पाकिस्तान अस्तित्व में आया। और ठीक उसके अगले साल ही हाँ, 1948 में श्रीलंका और म्यांमार आज़ाद हुए। फिर 1949 में आधुनिक चीन का उदय हुआ और अंत में सबसे छोटा सदस्य बांग्लादेश, जो 1971 में बना। ये पारिवारिक तुलना काफी दिलचस्प है। ये टाइमलाइन असल में हमें दिखाती है कि साम्राज्यवाद के पतन के बाद इस पूरे क्षेत्र का राजनीतिक रूप कैसे बदला। बिल्कुल। और जब हम भारत की सीमा रेखाओं के मास्टर विजन की बात करते हैं तो पीडीएफ का एक आंकड़ा मुझे बहुत चौंकाता है। मतलब चीन इतना विशाल देश है, लेकिन भारत की सबसे लंबी सीमा उसके साथ नहीं है। हाँ, ये कई लोगों के लिए एक सरप्राइज होता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर्स। इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं और ये 5 राज्यों से लगती है। बिल्कुल। जबकि चीन के साथ सीमा 3488 किलोमीटर है, जिसे 1914 की मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये भी 5 राज्यों से लगती है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने छोटे देश बांग्लादेश के साथ सीमा इतनी लंबी कैसे हो गए? इसे समझने के लिए हमें जमीन की असलियत देखनी होगी। चीन की सीमा ज्यादातर हिमालय की चोटियों से गुजरती है, जो थोड़ी सीधी होती है, लेकिन बांग्लादेश की सीमा नदियों और अनगिनत जलधाराओं वाले दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा से गुजरती है। ओह, तो वो एकदम घुमावदार है। बिल्कुल, वो सांप की तरह हर मोड़ पर घूमती है। जब आप उन सारे मोड़ों को एक सीधी रेखा में नापेंगे तो वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा ही निकलेगी। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और इस पाकिस्तान को नहरों का देश कहा गया है। अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हुई। मतलब जिस देश में इतने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हों, हिंदुकुश जैसी पर्वतमाला हो, खैबर और बोलन जैसे दर्रे हों, उसे नहरों का देश कैसे कहा जा सकता है? इसका कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। 19 सितंबर 1960 का सिंधु जल समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के अयूब खान और विश्व बैंक के बीच। इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने अपनी खेती को बचाने के लिए पूरे देश में कृत्रिम नहरों का एक विशाल जाल बिछा दिया। अच्छा, इसीलिए नाम पड़ा। बिल्कुल। और उनकी सबसे लंबी नदी सिंधु है, जो इस पूरे तंत्र को चलाती है। इसी कृषि व्यवस्था के दम पर इस्लामाबाद से उनकी 342 सीटों वाली संसद, जिसे मजलिस ए शूरा कहते हैं, अपना काम करती है। और उनकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। लेकिन मुझे उनके राष्ट्रीय प्रतीकों ने बहुत हैरान किया। फूल तो चमेली है, पेड़ देवदार है, पक्षी चकोर है, लेकिन उनका राष्ट्रीय पशु मारखोर है। स्रोत के अनुसार ये एक सांप खाने वाला पशु है। हाँ, और मारखोर का चुनाव बहुत कुछ कहता है। ये एक ताकतवर जंगली बकरा है जो हिंदुकुश की सबसे खड़ी चट्टानों पर रहता है। वहां की सबसे ऊंची चोटी तिरश्मीर है, जो 7708 मीटर ऊंची है। ये जानवर उस कठोर वातावरण में संघर्ष करने का प्रतीक है। ये बात समझ आती है, लेकिन फिर उनका राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? एक तरफ इतना कठोर जीवन और दूसरी तरफ इतना मैदानी खेल। हाँ, ये विरोधाभास तो है। लेकिन जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जिसे पीडीएफ में ऐतिहासिक सरहद कहा गया है, तो वहां कोई विरोधाभास नहीं दिखता। एकदम सही।
उनकी राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है और संसद को शोरा कहते हैं। सबसे लंबी नदी हेलमंद है। वहाँ सफेद कोह नाम की पर्वत श्रृंखला है जिसमें उनकी सर्वोच्च चोटी नौशाख स्थित है। और वहाँ के प्रतीकों में भी वही कठोरता दिखती है। बिल्कुल, अनार उनका फल है, सुनहरा बाज पक्षी है और हिम तेंदुआ उनका पशु है। पेड़ है अफगान पाइन और वो खेल जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, बुजकशी। बुजकशी, हाँ। मतलब घोड़े पर बैठकर एक मृत जानवर को खींचना। इसके सामने तो फील्ड हॉकी बहुत ही सामान्य और शांत खेल लगता है। कोई ऐसा खेल क्यों खेलेगा? देखिए, अफगानिस्तान का पूरा इतिहास ही संघर्ष और युद्ध का रहा है। वो ऐसा देश है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को अपने दुर्गम रास्तों में हराया है। बुजकशी असल में उनके इसी कठोर और संघर्षपूर्ण जीवन का प्रतीक है। जो छीना झपटी और घुड़सवारी उस खेल में होती है, वो एक तरह से युद्ध की ट्रेनिंग थी। ये नजरिया बहुत ही गहरा है। मतलब भूगोल ने ही उनका खेल तय कर दिया। चलिए अब इस पश्चिम से निकलकर पूरब के विशालकाय देश की ओर चलते हैं, यानी चीन। पूरब का विशालकाय, ये नाम स्रोत में एकदम सटीक दिया गया है। का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, राजधानी बीजिंग है और वहाँ जो मुद्रा चलती है वो है रेनमिनबी, जिसकी मूल इकाई युआन है। और वहाँ की नदियां भी विशाल हैं। बिल्कुल, यांगसी उनकी सबसे लंबी नदी है और पीली नदी जिसे हुआंगहो कहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ये भी बताता है कि चीन कागज, रेशम और बारूद जैसे प्राचीन आविष्कारों की जन्मभूमि है। हाँ, चीन का भूगोल और उसका प्रभाव दोनों ही बहुत बड़े हैं। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि इतने विशाल देश के ठीक बगल में हिमालयी बफर स्टेट मौजूद हैं, जैसे नेपाल और भूटान। पीडीएफ में नेपाल के लिए एक खास शब्द है, स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड बफर स्टेट। हाँ। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, जिसमें 275 सीटें हैं। वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और सबसे लंबी नदी कर्णाली है। और भारत वहाँ कई परियोजनाएं भी चला रहा है ना? हाँ, स्रोत में त्रिशूली, कोशी, अरुण 3 और पंचेश्वर जैसी परियोजनाओं का जिक्र है। और हिमालय की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जिसे वो सगरमाथा कहते हैं, 8,848.86 मीटर ऊंचा, वो वहीं है। साथ ही धौलागिरी, मकालू और कंचनजंगा जैसी चोटियां भी हैं। कंचनजंगा सिक्किम सीमा पर है। बिल्कुल। लेकिन ये बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? बफर स्टेट का मतलब है दो बड़ी ताकतों के बीच एक ढाल। नेपाल भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक कुशन का काम करता है। हिमालय के पहाड़ उन्हें एक सुरक्षा देते हैं जिससे वो सीधे टकराव से बचे रहते हैं। अच्छा, ये बात है। लेकिन नेपाल के प्रतीकों को देखकर मुझे एक और सवाल आता है। क्या? देखिए, उनका फूल लालीगुरांस है, पक्षी हिमालयन मोनाल है, पशु गाय है। ये सब बहुत शांत है। लेकिन उनका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इतने ऊंचे पहाड़ी और बर्फीले देश में कोई बर्फीला खेल क्यों नहीं? वॉलीबॉल क्यों? इसका कारण विशुद्ध रूप से वहां का भूगोल है। नेपाल में खेती या घर बनाने के लिए ही समतल जमीन बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, वो तो है। तो क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों के लिए बड़े मैदान कहाँ से आएंगे? वॉलीबॉल के लिए बस एक छोटा सा समतल टुकड़ा और एक नेट चाहिए। आप पहाड़ के किसी भी ढलान पर खेल सकते हैं। अरे वाह, मतलब यहाँ भी भूगोल ने ही खेल तय किया। बिल्कुल। और यही बात हमारे अगले पड़ोसी भूटान पर भी लागू होती है, जिसे थंडरबोल्ट की भूमि कहा जाता है। थंडरबोल्ट की भूमि, हाँ। उनकी संसद का नाम तशोकडू है, राजधानी थिम्पू है और मुद्रा न्यूगुल क्रम है। वहाँ की सबसे लंबी नदी मानस या द्रंग में छूछू है और वहाँ जोमुहाली नाम का पर्वत है, जिसे कंचनजंगा की दुल्हन भी कहा जाता है। सही कहा। लेकिन भूटान में एक चीज है जो बहुत क्रांतिकारी है। वो अपने देश की प्रगति को जीडीपी से नहीं मापते, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या राष्ट्रीय खुशहाली को तवज्जो देते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? कॉर्पोरेट दुनिया में मुनाफे की जगह मुस्कान गिनने जैसा है ये तो। ये हिमालय के एकांत के कारण ही संभव हो पाया। दुनिया की औद्योगिक दौड़ से अलग रहने के कारण उन्होंने अपनी एक टिकाऊ और अलग सोच विकसित की। उनके प्रतीक भी देखिए, हिमालयन ब्लू पपी फूल है, रेवन पक्षी है, ताकेन उनका पशु है और शुगपा उनका वृक्ष है और तीरंदाजी उनका राष्ट्रीय खेल है, जो बहुत एकाग्रता मांगता है। मतलब एकदम प्रकृति के साथ तालमेल। अब इन पहाड़ों से उतरकर हम नदियों की भूमि यानी बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। हाँ, 1971 में आजाद हुआ देश। हाँ, उनकी जातीय संसद में 350 सीटें हैं। उनका राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है और मुद्रा टका है।
पीडीएफ में नदियों का जो विवरण है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, पद्मा और जमुना। बिल्कुल। गंगा को वहां पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना। और जब ये दोनों मिलती हैं तो बनती है मेघना, जो वहां की सबसे लंबी नदी है। और यही नदियां उनका पूरा जीवन तय कर दी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं। और शायद यही वजह है कि उनके हर प्रतीक में पानी और डेल्टा की छाप है। विश्व का सबसे बड़ा बलुई समुद्र तट कॉक्स बाजार वहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर उसी डेल्टा में रहता है। कमल जैसा दिखने वाला शापला उनका फूल है और दोयल उनका पक्षी है। और उनका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, जो सीधे वहां की मिट्टी से जुड़ा है। बिल्कुल। अब नदियों की बात हो ही रही है तो म्यांमार की तरफ चलते हैं, जिसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार का भूगोल काफी अलग है। हाँ, उनकी संसद को पाइथु हलूताव कहते हैं। राजधानी नेपिदा है और मुद्रा म्यांमार क्यात है। वहाँ हिमालय का पूर्वी मोड़ है जिसे अराकान योमा कहते हैं। और सर्वोच्च चोटी खाकाबो राजी है जो 5,881 मीटर ऊंची है। और उनकी जीवन रेखा है इरावदी नदी। इसी नदी पर ऐतिहासिक मांडले शहर बसा है। लेकिन म्यांमार के मामले में मुझे स्रोत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो वहाँ इनले झील है जहाँ तैरते हुए खूबसूरत खेत हैं। उनका खेल चिनलॉन है जो कला पर आधारित है। पड़ोंक उनका फूल है और हरा मोर पक्षी है। ये सब बहुत कलात्मक है। लेकिन दूसरी तरफ स्वर्णिम त्रिभुज है। हाँ, गोल्डन ट्रायंगल, जो अफीम की खेती के लिए कुख्यात है। ये इतना अजीब विरोधाभास कैसे है? ये भी भूगोल का ही नतीजा है। स्वर्णिम त्रिभुज वो इलाका है जहां म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमाएं मेकांग और रुआक नदियों के संगम पर मिलती है। अब ये इलाका इतने घने जंगलों और पहाड़ों से भरा है कि वहां सुरक्षा बलों का पहुंचना मुश्किल है। तस्करों ने इसी भौगोलिक आड़ का फायदा उठाया और इसे अवैध व्यापार का केंद्र बना दिया। मतलब नदियां और जंगल जीवन भी देते हैं और अपराध को छिपने की जगह भी। बिल्कुल। तो चलिए अब इस रणनीतिक यात्रा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण में हमारा समुद्री पड़ोसी श्रीलंका। स्रोत में इसे पूर्व का मोती या समुद्री एकांत कहा गया है। समुद्री एकांत, ये नाम उनके इतिहास को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। हाँ। उनकी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो जो वाणिज्यिक है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो आधिकारिक है। उनकी संसद का नाम पार्लियामेंट है और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। और उनकी नदियां? हाँ, स्रोत में एक बहुत मजेदार ट्रिक है। सबसे लंबी नदी महावैली गंगा है जो 335 किलोमीटर है। ट्रिक ये है कि श्रीलंका की नदियों के नाम में अक्सर गंगा या ओया आता है। ये याद रखने के लिए अच्छा है। और उनकी सर्वोच्च चोटी पिदुरुतालागाला है, जिसे माउंट पेड्रोमी कहते हैं, 2,527 मीटर ऊंची। प्रतीकों की बात करें तो कटहल उनका फल है और सीलॉन आयरनवुड उनका पेड़ है। लेकिन अब एक चीज ने मुझे हमेशा कंफ्यूज किया। पाक जलडमरो मध्य। हाँ, जिसे पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। मुझे बचपन से लगता था कि इसका नाम पाकिस्तान से जुड़ा होगा। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। ये दरअसल मद्रास प्रेसिडेंसी के एक ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर है, रॉबर्ट पार्क। मतलब सिर्फ एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर। और एक और सरप्राइज है, मुझे लगा था कि उनका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होगा, लेकिन स्रोत कहता है कि उनका खेल भी वॉलीबॉल है। बिल्कुल, नेपाल की तरह वहां भी वॉलीबॉल खेलने की सहूलियत ने उसे राष्ट्रीय खेल बना दिया। तो अब जब हम इन सारे तथ्यों को एक साथ देखते हैं तो स्रोत के अंत में जो विचार दिया गया है, नियति का आकार, वो एकदम समझ में आता है। हाँ, शेप ऑफ डेस्टिनी। समुद्री एकांत, हिमालयी ऊंचाइयां, नदियों का जाल, ये सारे उपनाम साबित करते हैं कि सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं हैं। बिल्कुल, भूगोल ही तय करता है कि कोई देश कैसा होगा, वहां की संस्कृति क्या होगी और उनका भविष्य क्या होगा।